नमस्कार साथियों, आज के इस सेशन में हम करने जा रहे हैं अपना एनसीईआरटी के जो एमसीक्यू हमें दिए हुए हैं। हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके सारे के सारे क्वेश्चंस हम क्या करते हुए चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन फर्स्ट हमें दिया हुआ है, लेट ए बी ए 3/5 मैट्रिक्स, देन ईच कॉलम ऑफ ए कंटेंस। हमें ऑप्शन दिया हुआ पहला 5 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स, 13 एलिमेंट्स, डी नन ऑफ दीज। ये हमें दिए हुए हैं। तो देखिए मैंने आपको बताई थी, अगर हमारे पास एक 3/5 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, इट मीन्स ये क्या हमारे पास आई मल्टीप्लाई जे। आई किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ रोज़ को, नंबर ऑफ रोज़, और जे है जो हमारे पास वो नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स क्या हमारे पास यहाँ पर 3 तो रो होंगी। सपोज करो ये A11 होगी, इधर A21 और A31, और यहाँ पर जो कॉलम है वो 5 है। तो इट मीन्स ये 1 2 एंड सो ऑन कहाँ तक जाएंगे? 1 5 तक। ऐसे इधर यहाँ पर जाएंगे ये A25 तक, ऐसे ये जाएगा A35 तक। 5 एलिमेंट हो गए। तो इस क्वेश्चन में पूछा कॉलम ए, कॉलम क्या होते हैं जो मैंने बताया था आपके खड़े हुए होते हैं। तो इस तरीके से ये कॉलम हो गया हमारे पास A11 A21 A31। तो इसमें क्या है, इसमें कितने एलिमेंट होंगे? तो इस कॉलम में कितने एलिमेंट हमारे पास? पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और ये तीसरा एलिमेंट। इट मीन्स नंबर ऑफ रोज़ जो होती है वो क्या है? कॉलम के एलिमेंट होंगे। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है जो, वो हमें दिया हुआ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4 हैज़ एलिमेंट्स। तो ये मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि जब भी हमारे पास m/n ऑर्डर की मैट्रिक्स आती है तो उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कैसे कैलकुलेट हम करते हैं। तो मैंने बताया था उनका प्रोडक्ट होता है, जो क्या होगा भाई, उसका ऑर्डर होगा m/n है तो mn का क्या कर देते हैं हम? प्रोडक्ट। तो 3/4 का हम क्या कर देंगे? प्रोडक्ट निकाल देंगे। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स टोटल कितने होंगे हमारे पास इस मैट्रिक्स में? 12 एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखे हमें, एक कोई मैट्रिक्स दे रखी है A 4 0 0 0 0 0 0 3 0 इज। ये क्या है? पहला ऑप्शन दे रखा हमें एक रो मैट्रिक्स है। बी ऑप्शन हमें दिया हुआ है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और डी एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो मैंने आपको डेफिनेशंस बता रखी है पार्ट 1 के अंदर कि रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें एक ही ओनली एक रो होती है और मल्टीपल कॉलम हो। तो इसमें रो तो बहुत सारी है, दैट मीन्स रो मैट्रिक्स तो ये है नहीं। अब बात आती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मैंने क्या बताया था आपको कि हमारे पास जो डायगोनल होते हैं उनको छोड़कर अगर ऊपर ट्रायंगल बनता है, शेडेड रीजन जो आता है, तो वो क्या कहला जाती है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहला जाती है। और बाकी के जो एलिमेंट्स है वो क्या हो हमारे पास? 0 0 ऑफ ऑर्डर 3। अगर मैं 3/3 ऑर्डर की अगर कोई मैट्रिक्स लेता हूँ, ऊपर कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनती है, तो नीचे क्या हो? 0 0 के एलिमेंट हो इस डायगोनल से नीचे के, तो वो क्या बोली जाती है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये इसमें तो क्या हमारे पास, ये हमने डायगोनल ले लिए इसके, ठीक है भाई। अब इसमें क्या है हमारे पास? नीचे के एलिमेंट्स 0 0 0 होने चाहिए, तो यहाँ पर 3 आ गया, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। अब बात आती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी कि सपोज करो हमारे पास एलिमेंट दे रखे इस तरीके से, और यहाँ पर क्या है हमारे पास? ये 0 है। और क्या बताया था मैंने? डायगोनल को छोड़कर अगर हमारे पास नीचे अगर कोई मैट्रिक्स बनती है, यहाँ पर 1 और 3 मान लेता हूँ मैं, अगर ये नीचे ट्रायंगल बनता है, क्या बनता है भाई? ये नीचे ट्रायंगल, तो इस वाली
प्रॉपर्टी को हम क्या बोला जाता है, जो मैट्रिक्स हमें ऑब्टेंड होगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हम इसमें नीचे देखते हैं, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट है जो डायगोनल से ऊपर के, वो क्या है हमारे पास 0 है। तो यहाँ पर मैंने देखा 0 0 0, यहाँ पर ये एलिमेंट नहीं है, तो ये अपर ट्रायंगुलर था नहीं, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखो यहाँ पर नीचे लोअर में क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर इस तरीके से। तो हमारे पास ऊपर वाले एलिमेंट 0 0 है, तो इट मीन्स ये क्या हो गया हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। जबकि स्केलर मैट्रिक्स में मैंने क्या बताया था कि अगर हम 3/3 ऑर्डर की कोई लेते तो वो कांस्टेंट के होंगे उसके डायगोनल, बाकी के एलिमेंट्स क्या होते हैं भाई हमारे पास 0 0 होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स बोला जाता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है जो हमें दे रखा है, ए 2/2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij equal to i plus j। तो ये कह रहा है यहाँ पर हमें ऑप्शन दे हुए हैं, हमें 2/2 ऑर्डर की क्या एक मैट्रिक्स बनानी है। इट मीन्स हम इसके जनरल एलिमेंट मान लेते हैं 1 1 a12 a21 a22, ये क्या हो गई 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई, जिसमें 2 रो और 2 कॉलम हो गई। अब मैंने यहाँ पे कंपेयर करा i और j, इनकी वैल्यू क्या 1 और 1। तो हम जब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, 1 जमा 1 करेंगे 2, 1 2 में इन दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पर i प्लस j है तो 1 + 2 3 आ गया, फिर 2 + 1 यहाँ पर 3 और 2 + 2 4। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी 2 3 3 4। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर की, जिसके एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं जो aij की फॉर्म में, मॉड के अंदर है 2i - 3j। इट मीन्स इस मॉड का मतलब क्या है, कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पर नेगेटिव आएगी वो अपने आप में क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। तो हमें बताना है, इसके ऑप्शंस हमें दिए होंगे, तो आप क्या करना है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ से इन सभी क्वेश्चंस की क्या PDF डाउनलोड करके वहाँ से ऑप्शंस को देख सकते हो और ख़ुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे। तो हम लेते हैं यहाँ पर 2/2 ऑर्डर किया, तो जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था सेम उसी की तरह है। इसके हम एलिमेंट्स कंसिडर कर लेंगे a11 a12 a21 a22। तो मैं आपको क्या थोड़ा बेसिक से बता रहा हूँ, आने वाले जो आगे के जो कुछ क्वेश्चन होंगे उसमें मैं क्या डायरेक्टली सॉल्यूशन बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पर i और j की वैल्यू 1 1 है, तो 2 - 3 करेंगे तो ये हमारे पास डायरेक्ट मैट्रिक्स आ जाएगी -1। भाई i की जगह पर 1 रखा और j की जगह पर 1 रखा, यहाँ पर i 1 है और j भी 1 है, तो 2 - 3 -1 आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या मॉड्यूलस है, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है, अब 1 2 तो यहाँ पर 1 रखेंगे और j पर 2, तो 2 3 6 और ये 1 ही रहेगा 2, 6 में से 2 गए तो कितने बचेंगे भाई यहाँ पर 4। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पर 2 1, यहाँ पर 2 रखेंगे और यहाँ पर 1, तो 2 2 4 और -3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। 2 2 रखेंगे, 2 2 4 और 2 3 6, 6 - 4 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2। सारी की सारी पॉजिटिव आएगी क्योंकि इस मॉड्यूलस की वजह से वैल्यू क्या है यहाँ पर पॉजिटिव आएगी। तो ये हमारे पास क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ढंग से समझना है, इसका जो कंसेप्ट है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की, यहाँ पर इसमें एलिमेंट है 3 रो है और 3 ही क्या है भाई कॉलम है, ये 3/3 की ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। अब क्या कह रहा है, अगर हर एक एंट्री है जो वो किसके साथ स्टार्ट हो, 0 से या 1 से। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो मेरे पास 2 चॉइस है, या तो हम यहाँ पर 0 रख सकते हैं या फिर क्या रख सकते हैं भाई 1। ठीक है, तो इस वाले एलिमेंट को भरने के लिए मुझे कितने तरीके मिले, 2 मिले, तो ये भैया मैंने लिख दिया यहाँ पर 2। अब यहाँ पर हमने फिलअप कर लिया। अब इसके बाद हम आते हैं सेकंड एलिमेंट पर। सेकंड एलिमेंट पे भी हमें 2 चॉइस है, इसलिए कहा ना ईच एंट्री हर एक के लिए। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या 2 चॉइस होंगी, 0 भी रख सकते हैं या फिर 1 रख सकते हैं। तो ऐसे हमने इसके लिए भी रख दिया 2। ऐसे हम इस थर्ड एलिमेंट पे जाते हैं, इसके लिए भी हमें चॉइस मिली 0 या 1, तो यहाँ पर भी 2।
तो अब हम कैसे करते जाएंगे, इसमें कितनी चॉइस मिल जाएगी हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इट मीन्स हम 2 को क्या है 9 बार लिख देंगे, क्योंकि हर एक पर हमें क्या 9 बार चॉइस मिलेगी 2 2 के लिए, 0 या 1 के लिए। तो ये मैं ऐसे ना लिख के डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं हम 2 की पावर 9, ठीक है। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे 0 2 की पावर 9 को, तो ये कितना आएगा हमारे पास 512 आएगा, जो कि हमें ऑप्शन क्या है डी में दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या सॉल्व करेंगे जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। इन केस अगर ये हमारे पास क्या होता भाई, सेम ही क्वेश्चन होता नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 और हमें चॉइस मिलता विद ईच एंट्री 0 1 या फिर किसके भाई 2 के, या तो 0 होता या 1 होता या 2 होता। तो हम कैसे करते, अब हमें क्या हर एक क्वेश्चन को भरने के लिए क्या है, हर एक एलिमेंट के लिए कितनी चॉइस मिल गई, 3 मिल गई। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देंगे। अगर आपने यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दिया हो, यहाँ पर हमारे पास 2 चॉइस थी और जितने एलिमेंट होते हैं उसके पावर हमने चढ़ा दी। तो ऐसे यहाँ पे हमारे पास चॉइस कितनी है, 3 नंबर की है, और एलिमेंट कितने रहेंगे 3/3 ऑर्डर में 9 रहेंगे। तो ये पावर चढ़ जाएगी कितनी भाई हमारे पास 9। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आंसर निकल कर आ जाएगा। इन केस अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स होती 3/4 ऑर्डर की, मैं एक और एग्जांपल लेकर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर हमारे पास 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती और इसमें आपको बोलता 0 या 1, अगर हमें हर एक एलिमेंट के साथ एंट्री करनी हो तो उसके नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस की ऑर्डर कितनी होंगी, तो ये हमसे पूछा जाए। अब यहाँ पर चॉइस कितनी आई भाई हमारे पास, पहले तो मैं आपको बताता हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट हमें लिखना है इसमें 3/4 के, तो 3 तो रो हो गई और 4 क्या हो जाएंगे भाई इसमें कॉलम। ये हो गया हमारे पास। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बने इसमें 12, कितने बने भाई 12। तो यहाँ पर आपने ध्यान दिया हो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में जो ये 9 था ये क्या था नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पर जो 9 था वो क्या था नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें जब ये 3/4 के, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे 12। तो ये तो ऊपर चला जाएगा पावर में 12। और नीचे ये क्या था हमारे पास, जो नंबर हमें क्या इंसर्ट करने होते चॉइस के लिए, तो यहाँ पर कितने थे भाई 2 नंबर थे, यहाँ पर भी 2 नंबर थे, इसमें 3 नंबर थे, तो ये 3 पावर होगी। यहाँ पर 2 नंबर, तो ये क्या हो जाएगी 2 की पावर 12 हो जाएगी, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला कंसेप्ट है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ़ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस, तो यहाँ पर इक्वल ऑफ मैट्रिसेस का रूल फॉलो होगा। मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई थी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की, कि 2 मैट्रिक्स तभी इक्वल कहा जा सकता है जब वो क्या हो सेम ऑर्डर की हो या हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो भाई इक्वल हो। तो हमने यहाँ पर देखा इनका ऑर्डर भी सेम है और क्या है इनके एलिमेंट हमको क्या करने हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल रखने हैं। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ से मैंने कंपेयर किया भाई x प्लस जेड इक्वल टू हमें कितना दे रखा है 5, और पहली मैंने एलिमेंट चेक करा x प्लस वाई प्लस जेड, ये कितना दे रखा है 9। अब मैं थोड़ा ध्यान से देखूँ x प्लस जेड x और ये प्लस में z, इसकी जगह पर मैं पूरा 5 रख सकता हूँ। तो जब मैं 5 रखूँगा तो यहाँ से इस इक्वेशन में से y का मान कितना निकल के आ जाएगा 4, भाई 5 इसमें से घट जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी y की 4। अब थर्ड इक्वेशन हमने देखी जो एलिमेंट की है y प्लस जेड, ये कितने के इक्वल है भाई हमारे पास 7 के, कितने के इक्वल है भाई 7 के। y की वैल्यू 4 है, जब हम यहाँ पर 4 रखेंगे तो z बराबर कितना आ जाएगा 4 इधर जाके घट जाएगा, तो z का मान आ जाएगा कितना भाई हमारे पास 3। अब मेरे पास मुझे इक्वेशन ये गिवन थी कि x प्लस के z का मान 3 है इक्वल टू 5 है, तो x का मान यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा भाई 2 निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास x 2 y 4 और z 3 ये वैल्यू निकल कर आ जाएंगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सेम ऊपर वाली डेफिनेशन को ही फॉलो करेगा। ये भी हमें क्या दे रखे हैं इक्वल मैट्रिसेस दे रखे। अब क्वेश्चन में क्या पूछ लिया आपसे b की वैल्यू पूछी हुई है, तो देखिए b की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक करने, देखिए ये 3 है, ये 3 के इक्वल है, -4 है 4 के इक्वल है, इट मीन्स ये भी क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे।
तो यहाँ से मैंने देखा 2a माइनस 5 इक्वल टू क्या है भाई 1 है। तो यहाँ से माइनस के 5 इधर जाके प्लस के 5 हो जाएंगे, तो इधर जाके 6 बन जाएगा। ये माइनस 5 यहाँ से हट गया, तो 2 से 6 कट गया 3 बार पर। ये किसकी वैल्यू आ गई भाई a की वैल्यू, और ये एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के इक्वल होगा। तो a प्लस के b इक्वल टू 5 है, तो a की वैल्यू 3 है, 3 इधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी भाई 2 निकल कर आ जाएंगी। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 2 निकल कर आएगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को हमें कैसे सॉल्व करना है। a और b एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें i इक्वल टू j हो या फिर m इक्वल टू n हो, जो जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है उतने नंबर ऑफ क्या हो उसमें रोज हो। तो ये कह रहा सेम टाइप की है, तो इनमें से कौन सी वैल्यू सही होगी। अगर मैं a में से सपोज करो ये मैं एक मैट्रिक्स मान लेता हूँ a, हमने इसके एलिमेंट मान लिए 1 2 3 4, ठीक है। ये मैं 2 बाई 2 ऑर्डर की मान लेता हूँ, इसमें भी 2 नंबर ऑफ कॉलम है और 2 ही नंबर ऑफ रोज है। और बी मैट्रिक्स मैंने मान ली भाई यहाँ पर 1 -1 0 -2। अब मैं यहाँ पर क्या a प्लस b निकालता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, एक में एक ऐड किया 2, 2 माइनस 1 करेंगे 1, 3 प्लस 0 3, 4 माइनस 2 2। अब क्या मैं देखता हूँ, क्या ये जब मैं b प्लस ए बी करूँगा, ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि जब हम a प्लस बी है तो एक बार b प्लस ए बी चेक करके हम देखेंगे। तो एक में हमने एक ऐड किया 2, माइनस 1 प्लस 2 करेंगे तब भी ये प्लस का एक ही आएगा, और 0 प्लस 3 करेंगे तो 3 आएगा, और -2 प्लस 4 करेंगे तो ये 2 वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या है, यूनिवर्सल लॉ को क्या है होल्ड रखता है। तो ये हमारे पास क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इनमें से प्लस की वैल्यू और माइनस की करेंगे तो ये वैल्यू आपस में इक्वल नहीं आएंगी। तो हमारे पास ये सीधी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये हमारे पास डायरेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है जो हमें दे रखा है, अगर x जमा वाई ये मैट्रिक्स के इक्वल है, x माइनस वाई इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो आपसे कह रहा है x का क्या वैल्यू होगी। तो देखिए जब भी आपसे x की वैल्यू पूछी जाती है तो इस टाइप के क्वेश्चन की डायरेक्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, सीधा कंसेप्ट ध्यान रखना। क्योंकि जब हम इनको ऐड करते हैं, भाई मेरे पास इक्वेशन क्या है, x प्लस के वाई, हमें कुछ कांस्टेंट दी हुई है, ये हमने c1 मान लिया, x माइनस वाई ये हमने कुछ कांस्टेंट दे रखे c2 मान लिया। जब हम इनको ऐड करते हैं y से y कैंसिल आउट होगी, तो 2x इक्वल टू क्या आएगा c1 प्लस c2। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो c1 प्लस c2 का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यही तो सीधा कंसेप्ट है इसमें, तो यही वैल्यू हमें डायरेक्ट याद रखनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ से देखिए इसी की हेल्प से हम क्या इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो डायरेक्ट मुझे पता है x का मान अगर पूछ रहा है यहाँ पर, तो c1 प्लस c2 को ऐड कर दो, मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या ऐड कर देंगे और बटे में क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो माइनस के 7 जमा के 3, माइनस के 7 जमा के 3, दूसरी है माइनस के 1 माइनस के 5, तो ये वैल्यू यहाँ से आ गई। इधर 2 और 8, तो जमा के 2 जमा के 8, ये वैल्यू जमा के 1 जमा के 9, तो ये वैल्यू आ गई। और सब के अपॉन में क्या कर देंगे भैया 2, ये हमने कर दिया 2। अब देखिए माइनस के 7 जमा के 4, वैल्यू क्या आ गई माइनस के 4, अपॉन में 2 है, इस 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2, माइनस के 1 माइनस के 5, माइनस के 6, माइनस 6 को जब 2 से डिवाइड देंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस के 3, 2 प्लस 8 10, 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5, 9 और 1 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू भी आ जाएगी 5। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगी x। इस तरीके से हम क्या है थोड़ा कैलकुलेट फास्ट कर लेंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है जो, ये क्या कह रहा है, ए मैट्रिक्स हमें दी हुई है और बी मैट्रिक्स दी हुई है, तो कह रहा है ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट को अगर हम ए मैट्रिक्स से करते हैं तो हर एक एलिमेंट है जो वो के से क्या हो जाते हैं, गुने हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई, गुना हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, अगर ये हम क्या 2 बाय 2 ऑर्डर की क्या ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या ऑर्डर दे रखे 2 बाय 3 ऑर्डर की है, तो हर एक के एलिमेंट को क्या पहले हम गुना कर लेंगे।
तो देखिए यहाँ पर 2a है तो a के एलिमेंट 2 से सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और माइनस कर देंगे हम b से। तो मैं ये डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, पहले हर एक एलिमेंट को 2 के जो a के है उनको क्या 2 से गुना करेंगे। तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 4, 6 और 2, माइनस कर देंगे b की वैल्यू। b का एलिमेंट क्या दे रखे 3 -1 3 -1 0 2, क्योंकि b के आगे तो कुछ मल्टीप्लाई कांस्टेंट है नहीं तो ये हम सेम रहने देंगे। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से घटा दो तो 2 - 3 करेंगे तो -1, भाई ये माइनस का 3 हो जाएगा तो इसलिए -1 आ गया। 4 माइनस और ये माइनस 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 क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो 4 + 1 5, 6 - 3 तो ये 3 आ गया, 4 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 + 1 5, 4 - 0 तो ये कितना आ जाएगा 6 - 0 6, 2 - 2 तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये हमारे पास रिजल्ट वैल्यू निकल गया ही 2a - b की। तो इस तरीके से हम क्या क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, मैंने आपको बताया था सेम ऊपर वाला ही कंसेप्ट है। इसमें अगर A मैट्रिक्स है हमारे पास m/n ऑर्डर की है, एक B मैट्रिक्स है वो n/c ऑर्डर की है। किस ऑर्डर की है भाई n/c ऑर्डर की। अब चाहे मैं इनकी गुना करूँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा गुना में, जब दूसरे के जो कॉलम है और पहले की जो रो है मैट्रिक्स के वो आपस में क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो किस ऑर्डर होगी, पहले की रो और लास्ट वाले के कॉलम के इक्विवेलेंट ऑर्डर के होगी। तो यही सेम कंसेप्ट हम क्या यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये क्या कह रहा है एक्स मैट्रिक्स है जो ये हमें दे रखी है किस ऑर्डर की है 2/n ऑर्डर की, ठीक है। जो y मैट्रिक्स है ये हमें दे रखी है 2/p ऑर्डर की। अब यहाँ पर क्या कह रहा है n = p है, क्वेश्चन में ये हमें गिवन है कि जो n है वो इक्वल है किसके भाई p के। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x - 5, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी होती है अगर सेम ऑर्डर हो और कंपेरेबल होती है तो उनका ऑर्डर भी क्या होगा इनके रिजल्ट के बराबर निकल कर आता है, जैसे हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए हमें अगर करना है 7x - 5y की वैल्यू, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या होंगे इनके तो ऑर्डर वगैरह सारा सब कुछ सेम है। तो मैंने यहाँ पर कंपेयर करके देखा तो n = क्या है p है। अब यहाँ पर मैंने देखा जब ये वैल्यू सेम घट के आएगी तो इट मीन्स ये n है, तो यहाँ पर ये क्या वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था दूसरे की कॉलम और पहले की रो क्या है इक्वल होती है। तो ये मैंने यहाँ पर कंपेयर करके देखता हूँ तो ये जो मैट्रिक्स निकल के आएगी यहाँ से जो n का मान है वो कितना निकल कर आएगा भाई 2 निकल कर आएगा। अब हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो ये दे रखे हैं इस क्वेश्चन के p/2, 2/n, n/3, p/n। तो देखिए जो n का मान निकल कर आया, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी हमारे पास ये दो आपस में कंपेयर हो गए तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकल के आएगी 2 ऑर्डर बाय p की। ये गुना में है, क्या है भाई ये गुना है, कभी x समझ जाओ, ये छोटा कर देता हूँ मैं। तो 2 × p ऑर्डर की निकल कर आएगी। और 2 × p आप देखोगे आपको ये p × 2 है, तो यहाँ से ध्यान रखना ये गलत आंसर माना जाएगा हमारा, क्योंकि पहले ऑर्डर क्या आ रहा है यहाँ पर 2 आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारे पास गलत हो जाएगा। कभी जल्दबाजी में p/2 कर जाओ, ये n/3 हमारा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अब हम देखते हैं b और d ऑप्शन में। तो देखिए हमारे पास क्या है 2/p। अब इसने क्वेश्चन में कहा है कि p को हम n भी मान सकते हैं, p को क्या मान सकते हैं n। तो इस p की जगह पर मैं n भी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। तो 2/n ऑर्डर हमारे पास कौन सा आ गया, ऑप्शन बी में हमें दिया हुआ है। तो यही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या सॉल्व करने के हम अप्रोच अप्लाई करते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है जो हमें दिया हुआ है इक्वल मैट्रिक्स है। तो ये कह रहा है x का मान क्या है, तो कंपेयर कर देते हैं भाई, इक्वल मैट्रिक्स है तो हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल। तो मैंने देखा यहाँ पर y जमा के 7 बराबर किसके यहाँ पर 6, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 6 - 7 = -1। अब ये -1 हम यहाँ पर रख देते हैं, तो ये वाली मैट्रिक्स किसके इक्वल होगी भाई, ये एलिमेंट है 3 के इक्वल। तो
2x प्लस के 5y इक्वल टू 3 है। y की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये माइनस के 5 बन गया, माइनस के 5 इधर जाके ये प्लस के 5 हो गया, तो 2x इक्वल टू 8 हो गया और x का मान आ जाएगा 2 चौक 8। तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 निकल कर आ जाएगा और यही हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है जो हमें दिया हुआ है, ये कांस्टेंट है x और ये y, ये मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो कह रहा है x और y की वैल्यू क्या होंगी। तो हम x को एक बार 2 के साथ गुना कर देते हैं तो ये 2x हो जाएगा, ये x की 3 के साथ गुना कर देंगे 3x, ये मल्टीप्लाई हो गया अंदर प्लस में। सिमिलरली हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के y और ये y इक्वल टू कितने आ गया 10 और 5। अब हम क्या कर देंगे, इनका एडिशन कर देंगे मैट्रिसेस का। तो 2x माइनस के y इक्वल टू दे रखा हमें 10, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, और यहाँ से 3x प्लस के y इक्वल टू 5, ये सेकेंड इक्वेशन। दोनों को हम ऐड करते हैं, y से y कैंसिल आउट होगी, 2x और 3x 5x बराबर 15। तो यहाँ से जो x का मान निकल कर आया वो कितना निकल कर आ जाएगा 5, क्योंकि 5 तिया 15, सॉरी 3 निकल कर आएगा। x का मान कितना निकल कर आएगा 3 निकल कर आ जाएगा। इस x की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो 3 2 जा 6 माइनस के y इक्वल टू 10, तो माइनस के y इक्वल टू ये इधर जाएगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 4। तो y की वैल्यू यहाँ से माइनस माइनस कम क्या कॉमन ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y की वैल्यू आ जाएगी -4। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स ये है और के कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर कर ये मैट्रिक्स का इक्वल दे रखा है। तो क्वेश्चन में पूछा है के ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस के को मल्टीप्लाई कर देते हैं ए मैट्रिक्स के साथ। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर के की अगर मैं इस 0 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या बनेगा मेरे पास 0। इस के साथ गुना करूँगा तो ये 2k बन जाएगा, इस के साथ यहाँ पर करेंगे तो ये 3k हो जाएगा, और ये माइनस के 4k हो जाएगी वैल्यू। तो ये कब होगा, जब मैंने के कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया ए मैट्रिक्स के साथ। अब ये जो के ए मैट्रिक्स है ये हमें ऑलरेडी हमें कितने के इक्वल दे रखी है 0, 3a, 2b और 24 के साथ इक्वल दे रखी है। तो ये हमें क्या है यहाँ पर इक्वल ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि के ए की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब क्या है, जो ये -4k वाली वैल्यू होगी ये इसके इक्वल होगी। तो -4k इक्वल टू 24, तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 4 6 जा 24, ये माइनस चला जाएगा इधर। तो ये जो k की वैल्यू निकल कर आई वो कितनी निकल कर आई -6। अब यहाँ पर हम वैल्यू कंपेयर कर लेते हैं, ये तो 0 0 ये तो कंपेयर हो गए यहाँ पर। अब यहाँ पर हम k से यहाँ पर इस a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 2k इक्वल टू 3a है, k की वैल्यू -6 आई तो ये -6 रख देंगे, ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया, 3 2 जा 6, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2 2 जा 4, तो a की वैल्यू आ गई भैया यहाँ से कितनी -4। अब यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो यहाँ से कंपेयर करते हैं, ये वाले एलिमेंट भी आपस में क्या होंगे इक्वल, क्योंकि इक्वल मैट्रिसेस है। तो 3k की वैल्यू -6 इक्वल टू यहाँ से 2b, 3 2 जा 6, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 3 2 जा 6 -6। तो ये हमारे पास क्या a की वैल्यू -4, k की वैल्यू -6 और b की वैल्यू -6। इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है जो, वो हमें क्या कह रहा है, एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर हमें दिया हुआ 3/4 ऑर्डर है। एक मैट्रिक्स B है, इसका ऑर्डर हमें 2/3 है। तो कह रहा है जब हम ए बी का प्रोडक्ट निकालेंगे और बी ए का प्रोडक्ट निकालेंगे, जो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होंगी वो किस किस ऑर्डर की होंगी। तो मैंने आपको बताया था जब ए मैट्रिक्स हमें 3/4 की है तो ये 2/3 ऑर्डर की है। तो जब ए बी का रिजल्ट हम निकालते हैं तो दूसरे की तो कॉलम और पहले की रो ये इक्वल होने चाहिए। क्या ये इक्वल है? यहाँ पर 4 है नंबर ऑफ कॉलम्स और यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 2 है, नहीं है, तो इट मीन्स इसका आंसर आ जाएगा नॉट पॉसिबल। क्या हो जाएगा भाई? नॉट पॉसिबल या डज नॉट एग्जिस्ट। ये मल्टीप्लाई होगा, कुछ रिजल्ट दे ही नहीं सकते क्योंकि इनके ऑर्डर क्या सेम है नहीं। अब हम बात करते हैं बी ए के लिए।
बी ए में देखिए सबसे पहले क्या है, बी लिखा जाएगा, तो बी मैट्रिक्स हमने लिखा 2/3 ऑर्डर की, ठीक है। अब यहाँ पर ए है, ए किसका ऑर्डर का, 3/4, तो पहले वाले की तो कॉलम और दूसरे की रो इक्वल है, इक्वल है बिल्कुल, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो क्या बनेंगे, ये वाले ऑर्डर बनेंगे, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 2/4 ऑर्डर, तो ये एग्जिस्ट कर जाएंगी। सिमिलरली इसी क्वेश्चन की तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, अगर ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, तो इनके ऑर्डर क्या होंगे, ए बी और बी ए करके इसने पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स देखते हैं, इसका ऑर्डर क्या है वो हम लिख लेंगे। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसमें रो कितने भाई, 3 है, सॉरी 2 1 4 4 1 5, तो 2 रो और 3 कॉलम, तो 2 रो और 3 कॉलम। ए मैट्रिक्स होगी 2/3 ऑर्डर की, ठीक है। बी मैट्रिक्स हमने देखी, बी मैट्रिक्स में 3 रो और 2 कॉलम है, तो 3 रो और 2 कॉलम। जब हम बात करते ए बी प्रोडक्ट की, ए बी, पहले ए मैट्रिक्स फिर बी, तो ए में और बी में हमने देखे सेकंड की रो और फर्स्ट की कॉलम, तो ये क्या है यहाँ पर बराबर है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होगी 2/2 ऑर्डर की होगी, तो ये होगी ए और बी। बात करते हैं हम बी ए की, तो सबसे पहले हम बी का ऑर्डर लिखेंगे। बी के ऑर्डर हमें दे रखे 3/2 और दूसरे वाले के दे रखे हमें 2/3 जो ए मैट्रिक्स है। इसके हमने देखे ये भी इक्वल है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगी 3/3 ऑर्डर की होंगी। तो इस तरीके से हम क्या क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है जो, वो हमें दिया हुआ है, ए दे रखा है आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, और बी मैट्रिक्स हमें दे रखी है 0 आयोटा आयोटा 0। तो कह रहा है ए बी का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, तो ए बी, तो हम पहले ये देखते हैं क्या ये एग्जिस्ट करेंगी। इसके ऑर्डर हमने देखे 2 रो 2 कॉलम, इसके हमने देखे 2 रो 2 कॉलम, तो ये चीज़ और ये इक्वल है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो किस ऑर्डर की होगी 2/2। भाई यहाँ पर ये 2 बच गया और इधर ये 2 बच गया, तो 2/2 ऑर्डर की होगी, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट करेंगे। अब हम पहले ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं, आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, और ये 0 आयोटा आयोटा 0। तो मल्टीप्लिकेशन 2/2 ऑर्डर की हम कैसे करते हैं ये आपको मैं समझाता हूँ। तो पहले की तो हम लेते हैं रो और सेकंड की लेते हैं कॉलम, और हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ हम गुना करेंगे। तो ये आयोटा है, तो ये इस पहले वाले एलिमेंट से गुना होगा, पहले एलिमेंट पहले से गुना, दूसरा एलिमेंट दूसरे से गुना, तीसरा एलिमेंट होता तो यहाँ तीसरे से गुना हम करते। आने वाले कुछ और एग्जांपल्स होंगे उसमें मैं एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा कि गुना हम कैसे करते हैं। तो देखिए इसमें आयोटा की इस 0 से गुना करी तो ये क्या बन जाएगा 0, इस 0 की इस आयोटा से गुना करी तो ये 0, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड एलिमेंट बनी। भाई आयोटा की इससे गुना करी, इसकी हमने इससे गुना करी, तो ये प्लस में 0, 0 प्लस 0 क्या बन जाएगा 0 ही बन जाएगा। अब हम बात आते हैं नेक्स्ट पर। अब ये तो हमें पहले क्या है, पहला एलिमेंट मिल गया। अब आते हैं हम दूसरे एलिमेंट के लिए, दूसरे कॉलम से गुना करेंगे, रो यही रखेंगे, कॉलम सेकंड। आयोटा की इस आयोटा से गुना करी आयोटा स्क्वायर, 0 की 0 से गुना करी 0, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये हम -1 रख देंगे यहाँ पर। अब इस सेकंड रो में हम चलते हैं, फर्स्ट कॉलम पकड़ेंगे दोबारा से, 0 0 आयोटा आयोटा, तो ये माइनस आयोटा स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस का साइन है, प्लस का है, तो माइनस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस पहले लिखा हुआ है तो ये +1 बन जाएगा। इस 0 की यहाँ पर आयोटा से गुना करी 0 बन गया, आयोटा की 0 से गुना करी ये 0। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी, प्रोडक्ट जो निकल कर आएगा ए बी का, वो क्या निकल कर आएगा 0 -1 1 0। इस तरीके से हम क्या गुना कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ये गुना करने की कुछ और मैंने एग्जांपल लिए हुए हैं एनसीईआरटी के अंदर से, इनको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ गुना हम कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है जो, ए मैट्रिक्स दे रखी है हमें 2 3 -4, और बी मैट्रिक्स दे रखी है हमें 3 4 2। हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी गुना करते हैं प्रोडक्ट निकालते हैं, इनके ऑर्डर लिखेंगे। तो इसके ऑर्डर भैया, एक रो 1 2 3 3 कॉलम,
ये बी मैट्रिक्स है, इसके में रो कितनी है 1 2 3 और कॉलम कितना है खाली 1। तो इसकी कॉलम और इसके रो बराबर, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो किस ऑर्डर की होगी 1/1, चाहे वो ए बी पूछे या ए बी के लिए तो होगा हमारे पास 1/1 ऑर्डर की, ए बी के लिए क्या होगा 1/1 ऑर्डर। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है बी ए, क्या पूछा है बी ए, तो हम सबसे पहले अगर हम बी ए लिखते हैं तो बी के लिए हमारे पास पहले इसमें क्या ऑर्डर दे रखा है 3/1 और ए के लिए ऑर्डर दे रखा है 1/3, तो 1 से ये 1 हमारे पास हो गया, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स रह जाएगी 3/3 ऑर्डर की, क्या होगी 3/3 ऑर्डर की। तो हम निकाल लेते हैं अब इनकी गुना। तो देखिए हमें क्वेश्चन में बी ए पूछा है, तो बी को पहले लिखेंगे 3 4 2 और ए है हमारे पास 2 -3 सॉरी प्लस के 3 और -4 ये है। तो पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, इस तरीके से हम गुना करते हुए चलेंगे। तो देखिए पहली रो को पहले रो से कॉलम से गुना करेंगे 3 दूनी 6, फिर सेकंड कॉलम से करेंगे तो सेकंड एलिमेंट मिलेगा हमें 9, 3 की फिर इस 4 से गुना करी -12, फिर 4 की 2 से गुना करी 8, 4 की 3 से गुना करी 12, 4 की -4 से करी -16, फिर 2 की 2 से गुना करी 4, 2 की इस 3 से गुना करी 6, 2 की -4 से करी -8। तो इस तरीके से हमारे पास जो ये मैट्रिक्स निकल कर आई, ये हमारे पास क्या होगी रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 20 कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास क्या दे रखा है 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 0 1 0। इसके जो ऑर्डर है वो 1 रो और 2 कॉलम, इसमें 2 रो 1 कॉलम, इसमें 1 रो 4 कॉलम, इसमें 4 रो और 1 कॉलम। इनकी जब हम गुना करेंगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी भाई ये और ये इक्वल है, तो 1/1 मैट्रिक्स आएगी यहाँ पर, ठीक है 1/1 की। यहाँ पर भी ये और ये आपस में इक्वल है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू भी क्या देंगे आपको 1/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स देंगे, और लास्ट में क्या कर देना है इनको प्लस कर देना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, पहली रो ली पहला कॉलम लिया, 3 की 1 से गुना करी 3 आ गया, 2 की 4 से गुना करी तो कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया, 3 और 8 कितने हो गए भाई हमारे पास 11। ये एक ऑर्डर का आ गया, इसमें एक ही रो और एक ही कॉलम है। अब हम बात करते हैं इस वाले पे, तो 1 की गुना इससे करी तो ये -1 मिल गया, 2 की 0 से गुना करी ये 0 मिल गया, 3 की 1 से गुना करी 3 मिल गया, 4 की 0 से गुना करी तो 0 मिल गया, तो प्लस के 3 माइनस का 1, तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमें कितनी भाई 2। 11 और 2 को जो है ऐड करते हैं तो इसकी जो मैट्रिक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी 13, और इसका भी ऑर्डर क्या होगा 1/1 1/1। तो ये और ये वे सेम है, तो ये वाली वैल्यू भी क्या सेम ही आ जाएंगी, ठीक है। तो हमें कितना मिल जाएगा 13, इस मैट्रिक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है जो हमें दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है, तो A12 की वैल्यू हमें पूछी हुई है। तो ए की हम क्या कर लेते हैं पहले 0 0 2 0 लिख लेते हैं। अगर मैं इसी को ए से गुना कर दूं तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी मेरे पास A² की वैल्यू हो जाएगी, तो हम ए से ही इसको गुना कर देते हैं। तो 0 0 2 0, ये मैं गुना क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मुझे a की पावर 12 लेके आनी, तो 2 की पावर क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं A² की पावर 6, या फिर a का क्यूब निकाल के उसकी होल पावर 4 कर दे तब भी क्या दे देगा 12, और 2 × 6 करेंगे हम तब भी 12 दे देगा, या a की पावर 4 करके इसका क्यूब कर दे, 4 × 12 तो यहाँ से भी 12 दे सकता है। तो इस तरीके से हम क्या इनकी वैल्यू निकालते हुए हम चलेंगे। तो देखिए अब हम क्या A² की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहली रो फर्स्ट कॉलम 0 की 0 से गुना करी हमें मिल गया 0, 0 की इस 2 से गुना करी ये भी 0, तो 0 + 0 0 हो गया। अब सेकंड रो के से करते हैं हम सेकंड कॉलम के साथ, तो 0 0 ये 0 0, तो ये भी क्या आ गया 0, 2 की 0 से गुना करी 0 बन गया, और इस 0 की 2 से गुना करी 0, तो 0 + 0 0 आ गया। इस 2 की इस 0 से गुना करी 0 बन गया, और 0 + 0 0। तो जब हमने देखा A² की वैल्यू 0 है, अगर मैं इस A12 की वैल्यू चाहता हूँ तो A² की होल पावर क्या कर देंगे हम 6,
जब ए स्क्वायर की वैल्यू 0 आया, 0 मैट्रिक्स, उसकी पावर भी चेक करेंगे तो क्या मिलेगी हमें, 0 मैट्रिक्स ही हमें मिलेगी। तो क्या मिलेगी हमें, 0 मैट्रिक्स मिलेगी। और इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2, क्योंकि हमें जो मैट्रिक्स दे रखी है वो 2/2 ऑर्डर की है, तो ये भी क्या हो जाएगी 2/2 ऑर्डर की। तो इसके लिए आंसर क्या बन जाएगा, 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स हमें मिलेगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, 2 - 3 1 - 2। जो मैंने क्वेश्चन नंबर 21 कराया था सेम उसी की तरह है। तो ए को ए से और गुना कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर मिल जाएगा। तो देखिए अब गुना कर देते हैं, पहली रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 जा 4 -3 प्लस के 1, तो ये -3, ये पहला एलिमेंट आ जाएगा। दूसरी रो को कॉलम के साथ करते हैं हम, तो 2 - 3 -6 -3 -2, तो ये प्लस के 6। एक की 2 से गुना करी 2, एक की इससे करी तो -2, एक की -3 से करी -3, माइनस माइनस प्लस के 4। तो ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगी 4 - 3 1, 6 - 6 0, 2 - 2 0 और ये 1। तो ये हमारे पास क्या मैट्रिक्स निकल कर आ जाएगी ए स्क्वायर की वैल्यू। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 23 है, ये आपको खुद करना है 21 और 22 को देखते हुए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 क्या है, ए और बी हमें क्या दे रखे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखे हैं, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पर a - b का स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा। अब यहाँ पर बच्चे पता है क्या कर जाते हैं, जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं, a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल जाते हैं, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस 2ab। या तो a पे जाएंगे या d पे जाएंगे, जो कि a और d तो हमारे पॉसिबल आंसर है ही नहीं, ठीक है। तो यही आपको गलती से करने से बचना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होता है जब भी हम मैट्रिसेस की बात करते हैं। तो a - b के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a - b और a - b, ये दोनों हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, रेस्पेक्टिव गुना करते चलो, a की पहले a से गुना करी, a स्क्वायर मिल गया, इस a की इस b से गुना करेंगे तो माइनस के ab मिल गया, फिर -b की a से गुना करेंगे तो पहले b की गुना कर रहे हैं तो ये b आएगा, फिर a आएगा, फिर माइनस और माइनस प्लस, b और b क्या बन जाएगा, b स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, जो कि हमें किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास ये दिया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सेम यही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 24, ये कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है a + b का होल स्क्वायर के रूप में। तो सेम है, बस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, ये प्लस और ये प्लस रहेंगे। तो उस केस में आंसर आ जाएगा ab प्लस के ba और प्लस में b स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना, अगर प्लस के केस में पूछता है पहले ab फिर ba, यहाँ पर भी ab और फिर ba। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है जो, वो हमें दे रखा है 2 - 3 1 1 x एंड y इक्वल टू दे रखा है 1 और 3 के। तो कह रहा है x और y की वैल्यू क्या है। तो सेम इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन लॉ लग जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दो, पहली रो फर्स्ट कॉलम, 2 की x से गुना करी 2x, माइनस की इससे y से गुना करी तो माइनस के 3y, ये खत्म। सेकंड कॉलम है नहीं तो ये पहला एलिमेंट आ गया। अब सेकंड रो को करेंगे तो सेकंड कॉलम आएगा यहाँ पर। तो फर्स्ट की x से गुना करी x, एक की y से करी तो ये y और प्लस का निशान, इक्वल टू हमें दे रखा है 1 और 3। क्या अब ये इक्वेशन नहीं बन गई यहाँ पर, 2x माइनस के 3y इक्वल टू 1 है और x प्लस के y इक्वल टू क्या है 3 है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। यहाँ से हम क्या, जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनकी वैल्यूज़ को क्या वेरीफाई करते हुए हम चलेंगे। तो हमें देखिए क्वेश्चन नंबर 25 था, इसके ऑप्शन जो हमें दे रखे हैं वो दे रखे हैं x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पर वेरीफाई करते हैं। देखिए जब हम x का मान 2 रखते हैं, 2 दूनी 4 और y का मान 1, 3 एकम 3, तो 4 - 3 1 के इक्वल वेरीफाई हो गया। क्या ये वैल्यू है जो सेकंड इक्वेशन में भी वेरीफाई हो रही है। x का मान 2 रखते हैं और y का मान 1, तो 2 + 1 3,
तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही हमें मिल गया, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, जो हमें दे रखा है ए डैश और बी डैश, ये ट्रांसपोज दे रखे हैं ए और बी मैट्रिक्स के रिस्पेक्टिवली। तो कह रहा है ए प्लस बी का ट्रांसपोज है जो वो किसके इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कम्यूटेटिव की, तो ये ध्यान रखना, ए प्लस बी का जब हम ट्रांसपोज खोलते हैं तो वो ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के क्या होती है भाई, इक्वल होती है। ये मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर बेसिक कंसेप्ट थे वहाँ पर मैंने बताया हुआ है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 भी ये भी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की। अगर हम n नंबर्स को क्या मल्टीप्लाई करते हैं, n मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम इनका क्या करते हैं भाई, ट्रांसपोज खोलते हैं, तो ये हमेशा पीछे से ओपन होती है। तो ये आ जाएगा C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो इस तरीके से हमें क्या आंसर मिल जाएगा। तो n मैट्रिसेस जब हमें गिवन होती है, इनका ट्रांसपोज हम खोलते हैं मल्टीप्लिकेशन लॉ के साथ, तो हमेशा पीछे से मल्टीप्लाई होती है। तो ABC है वो क्या बन जाएगा, C फिर B फिर A और साथ में आ जाएगा इनका ट्रांसपोज। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 27 भी क्या है, कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है जो वो हमें दिया हुआ है ए इक्वल है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा। तो कह रहा है यहाँ पर ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, ये हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। और ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, इसमें ए के इक्वल आएगा, ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगा, नल मैट्रिक्स आएगी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। आई का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। तो देखिए अब हम कैसे करेंगे इसको। ए तो हमें दे रखा है, ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो जो कॉलम है उसको क्या रो में बदल देंगे और जो रो है उसको कॉलम में। तो ये कॉस अल्फ़ा, ये साइन अल्फ़ा यहाँ पर आ जाएगा, ये माइनस के साइन यहाँ पर चला जाएगा, और ये कॉस अल्फ़ा। ये मैंने बेसिक पार्ट 1 में बता रखा था कि ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया ए ट्रांसपोज, तो पहले ए की वैल्यू लिखेंगे हम, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। फिर हम ट्रांसपोज की वैल्यू लिख लेंगे, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब क्या कर देते हैं, इनकी गुना कर लेंगे भाई, प्रोडक्ट ही तो पूछा है। तो हम पहले रो और पहले कॉलम के साथ गुना करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा की साइन अल्फ़ा से करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ऐसे ही सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे, सेकेंड एलिमेंट मिलेगा हमें कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, बाहर माइनस का साइन है माइनस, और ये प्लस का तो प्लस, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। सेम यहाँ पर करेंगे तो माइनस साइन और कॉस, और यहाँ पर करते हैं हम इसके साथ तो माइनस के साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और सेकंड कॉलम के साथ करा तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। यहाँ पर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस के कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब हमने देखा ये आपस में कैंसिल आउट होगा और ये कैंसिल आउट हो गया। साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आपस में किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। 10th क्लास में आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा जहाँ में कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है भाई, ये 1 के। तो ये यहाँ पर 1, ये वैल्यू 0 होगी, ये 0 और ये 1, तो इट मीन्स ये क्या बन गया हमारे पास, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। ये किसके इक्वल होगा, ऑप्शन डी के हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा जो इसके इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है जो हमारा HSSC क्लर्क का जो पेपर हुआ था 22 तारीख का मॉर्निंग का, उसमें हमारे पास पूछा हुआ है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन 29 हमें दिया हुआ है ए बराबर कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा एंड ए प्लस के ए ट्रांसपोज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, देन वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन है π/6 π/4 π/3 π/2। तो ये हमें ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे।
ए मैट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज, तो सबसे पहले ट्रांसपोज निकाल लेते हैं हम इसका। तो कॉस अल्फ़ा, ये साइन अल्फ़ा यहाँ पर आ जाएगा, माइनस का इधर चला जाएगा और ये कॉस अल्फ़ा। अब हम ए प्लस ए ट्रांसपोज जोड़ देते हैं। कॉस अल्फ़ा में कॉस अल्फ़ा जोड़ेंगे हम, तो ये क्या बन जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा में माइनस साइन अल्फ़ा जोड़ेंगे तो ये वैल्यू 0। साइन माइनस साइन ये भी 0। कॉस और कॉस 2 कॉस अल्फ़ा। ये बराबर दे रखा है नल मैट्रिक्स, इट मीन 0 0 0 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या हुई, ये आप अगर आपस में इक्वल मैट्रिक्स है तो यहाँ से हमने रिलेशन देखी 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू किसके होगा भाई यहाँ पर 0 के। तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा की वैल्यू देखी, ये भी इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स 0। जब हम इनवर्स ट्रिग्नो का इसमें फॉर्मूला लगाते हैं तो अल्फ़ा इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 0 की वैल्यू किस पे होती है 90 पर। तो ये कंपेयर करते हैं तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी भाई π/2, जो कि ऑप्शन डी हमारे पास आंसर होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 29 कर लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 हमें दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखी है, तो कह रहा है वैल्यू ऑफ द हाफ ट्रांसपोज। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो ए मैट्रिक्स दे रखी है इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ट्रांसपोज करेंगे तो रो को किस में कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में। तो ये 5 4 10, ये 3 2 1 हो जाएगी और ये 0 0 3 हो जाएगी। अब आगे इसमें दे रखा है 1/2 ऑफ ए ट्रांसपोज। तो इस 1/2 का मतलब क्या, हर एक के एलिमेंट के नीचे क्या हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये 5 को 2 से करेंगे तो 5/2 लिखा जाएगा, 3/2 और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। 4/2 को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं 2 मिल जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, ये 0 आ जाएगा। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा, ये 1/2 आ जाएगा और ये 3/2। तो ये हमारे पास क्या रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है जो, वो हमें कह रहा है कि अगर एक हमें ए स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है तो वो हमेशा क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था ए अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो हमेशा किसके होती है, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस में सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये मैंने आपको बताया था कि ए अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के क्या है सम के इक्वल हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका आंसर क्या भाई, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल ऑफ एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो हमेशा किसके इक्वल होते हैं, 0 के इक्वल होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है जो हमें दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दे रखी है इसके इक्वल। तो कह रहा है इनमें से ये एक स्केलर मैट्रिक्स है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक है, नन ऑफ दीज। तो देखिए स्केलर मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था जो इसके डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, इनके कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं भाई, कांस्टेंट। तो हमने देखे इनके जो डायगोनल है क्या ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो इनकी वैल्यूज़ नहीं है, इट मीन्स ये स्केलर मैट्रिक्स तो है नहीं। अब बात आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अगर हमें कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है, ठीक है, और अगर हम उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वापस हमें क्या वही मैट्रिक्स मिल जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। तो देखिए हम पहले क्या, ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है ये वाली, अगर हम इसका ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये क्या आएगा हमारे पास 1 -1 और 5। इधर से देखा मैंने -1 2 1 5 1 और 3। ये मैंने चेक करके देखा क्या ये ए मैट्रिक्स के ही इक्वल है, 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। तो ये हमारे पास ए के ही क्या आ गई भाई, इक्वल आ गई। इट मीन्स मैंने अभी आपको क्या डेफिनेशन बताई थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, कि जब भी हम ट्रांसपोज निकालते हैं वो ए के ही इक्वल आ जाए तो इस वाली कंडीशन में क्या बोला जाता है, उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। तो हम यहाँ से हमारे पास क्लियर हो गया, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 और ये हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए किस तरीके से हम इसको करेंगे। For a square matrix A, it is given that A transpose equal to identity then A। तो ये मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि जब भी हम A मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ये आइडेंटिटी रिजल्ट देती है तो जो ये A मैट्रिक्स होगी इसको क्या बोला जाता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है।
क्या बोला जाता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम बोलेंगे। तो इसका सीधा आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप लिंक को डाउनलोड करके वहाँ से क्वेश्चन की पीडीएफ देख सकते हो। तो आज के सेशन को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।